Hello everyone, I'm Devesh Rathi from the Next Genius Foundation, and in this video I'm going to talk with you about very interesting things. You know that studying in the US is very expensive, and I'm sure many of you will be applying for scholarships and financial aid. In this video, I'm going to share with you some very interesting terminologies and some interesting information that you need to fill the financial aid application or the CSS profile. CSS profile and financial aid applications are required to apply for financial aid which are provided by the college. Before we get into that, let me very quickly share with you about our program, the Next Genius Scholarship Program. The Next Genius Scholarship Program is one of the largest scholarship program for students who want to study in the US. We help students with life-changing scholarships. And if you are a grade 12 student who is looking to study in the US, I invite you to learn more about us and register with us for our scholarships on our website, next-genius.com. Okay, let's talk about something which is very interesting, which is very useful when you're applying for financial aid, and that is called as CSS profile. CSS profile एक ऑनलाइन फॉर्म होता है जो कि कॉलेज बोर्ड की वेबसाइट पे होता है. कॉलेज बोर्ड इज अ वेबसाइट where you which you use also for your SATs and APs. या तो यदि आपके चाइल्ड ने SAT लिया है या लेने वाला है या AP लिया है या लेने वाला है, तो उनका कॉमन कॉलेज बोर्ड पे ऑलरेडी एक अकाउंट रहेगा, या उसी अकाउंट को यूज करके आप एक CSS प्रोफाइल बना सकते हैं, राइट? CSS प्रोफाइल is a profile which calculates your effective or expected family contribution. Why is it used? It is used to offer institutional financial aid. इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल एड मतलब एक तो होता है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जो आपकी प्रोफाइल पे मिलता है, वापस मैं वही बात दोहरा रहा हूँ, एंड इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप यानी जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप रहता है, जो कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप से थोड़ा अलग से कैलकुलेट होता है. वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड को कैलकुलेट करने के लिए सीएसएस प्रोफाइल यूज होता है. कौन यूज करता है इसे? ऐसे सभी कॉलेजेस यूज करते हैं जो कि नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने वाले हैं. सीएसएस प्रोफाइल को ऐसे सभी कॉलेजेस यूज करते हैं जो कि आपसे पूछ रहे हैं कि आप कितना पे कर सकते हो, और उसके बाद वो थोड़ा और उस पे एक फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेंगे. सभी कॉलेजेस को सीएसएस प्रोफाइल नहीं चाहिए रहता है. Probably those colleges which are offering only need based financial aid, they need this CSS profile. Why should you create it? Of course you should create it beforehand. आप अपने इसमें सारी इंफॉर्मेशन रेडी करके रखिए, अपलोड करके रखिए, क्योंकि ये आप यदि ऐसे कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हैं, जो कि आप करेंगे मोस्ट लाइकली, जहां पे नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड मिल रहा है, तो यही प्रोफाइल आपसे पूछी जाएगी, यही प्रोफाइल आपसे मांगी जाएगी, यही प्रोफाइल आपको सबमिट करना पड़ेगा. हाउ टू क्रिएट अ सीएसएस प्रोफाइल? बहुत सिंपल प्रोसेस है. मैं कोशिश करता हूं अभी आपको दिखाने के लिए कि कैसी सीएसएस प्रोफाइल रहती है, एंड देन हम आगे बढ़ेंगे, राइट? सो ठीक है, लेट मी जस्ट सी. बट सिंपल प्रोसेस है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. जिस तरह से आप कोई और दूसरा फॉर्म बनाते हैं, उसी तरह से आपको सीएसएस प्रोफाइल भी बनाना है. cssprofile.collegeboard.org में आप जाएंगे, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. साइन इन फॉर द फॉल 23 स्प्रिंग 24 सीएसएस प्रोफाइल. हर स्टूडेंट जो कि अपना सीएसएस प्रोफाइल का अकाउंट बनाता है, उनको एक सीबी फिन एड आईडी मिलता है, विच इज कॉलेज बोर्ड फाइनेंशियल एड आईडी. इस तरह का वो दिखेगा. अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी सीएसएस प्रोफाइल बना रखी है और मैंने अपना एक कॉलेज भी इसमें ऐड कर रखा है, मैं यूनियन कॉलेज को अपनी सीएसएस प्रोफाइल भेजने वाला हूँ. मैं अपनी एप्लीकेशन को कंटिन्यू करता हूँ. ये सब इंफॉर्मेशन मैंने पहले से ही फिल करके रखी थी, बट काफी सारी चीजें सिंपल रहती है, जैसे पेरेंटल रिलेशनशिप, रेसिडेंस, अकेडमिक इंफॉर्मेशन सिंपल है. करेंसी का एक क्वेश्चन है जहां पे मैं देखता हूँ कई बार फैमिलीज स्टक हो जाती है. इस बात पे ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ पे क्या लिखा है. दे आर सेइंग कि आप कौन सी करेंसी यूज करने वाले हो ये एप्लीकेशन फिल करने के लिए. मैं इंडियन रुपीज ही यूज करने वाला हूँ थ्रू आउट. इसका मतलब ये है कि ऐसा ना करें कि कई जगह पे आपने डॉलर्स में कुछ अमाउंट फिल कर दिया और कई जगह पे आपने रुपीज में फिल कर दिया. जो करेंसी आपने लिखा है आप वही यहाँ पे फिल करें. या सो
इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस हैं, मैं कुछ कुछ सेक्शंस आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, बिकॉज सारे सेक्शंस फिल करने में काफी टाइम लगेगा। इसी इसमें कुछ कुछ ऐसे भी इश्यूज रहते हैं, कुछ कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस रहते हैं कि पेरेंट्स साथ में हैं या अलग अलग हैं। कुछ पेरेंट्स कस्टोडियल पेरेंट्स हैं या नॉन कस्टोडियल पेरेंट्स हैं। कस्टोडियल पेरेंट्स यानी कि आपके जो चाइल्ड की कस्टडी है वो आप ही के पास है, या आपके पास नहीं है, क्या आप एक चाइल्ड के एजुकेशन के लिए पे करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। तो वो सब का प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, वो सब समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। बट यदि एक थोड़ा सा अपन यदि सिंपल प्रोसेस की बात करें, तो सपोज करो एक मॉम एंड डैड है और उनका एक बच्चा है, तो इधर एक सेक्शन आएगा वापस से जिसमें लिखा है पेरेंट इनकम। तो इसमें काफी सारी चीजें हैं जिसमें आपको ये फिल करना पड़ेगा कि अरे हमारी फैमिली इनकम क्या है, क्या आपने टैक्स रिटर्न फाइल किया था, बिकॉज ये आपसे आपके टैक्स रिटर्न्स के बारे में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन पूछेगा। आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन और आपके डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे सबमिट करना पड़ेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे ये पूछ रहा है कि हाउ मच डिड मॉम अर्न फॉर वर्क। अभी मैंने अपने मॉम का नाम MOM ही डाल दिया था, बट यदि आप सपोज करो आपका नाम कुछ और है मॉम का नाम, तो यहाँ पे लिखा है हाउ मच लेट्स से वंदना अर्न्स फ्रॉम वर्क, और हाउ मच समवन एल्स अर्न्स फ्रॉम। यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे डैड लिखा था, तो या हाउ मच डिड डैड अर्न फ्रॉम वर्क, कौन से साल में, 2021 में। सिंपल है। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन से आपसे पूछेगा, आपको आपके टैक्स रिटर्न्स या आपके इनकम स्टेटमेंट्स अर्न करना पड़ेंगे। टोटल कंपनसेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर इंक्लूडिंग बोनसेस एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, सिंपल है ये सब। इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम, ये सब आप समझ सकते हैं कि क्या है। नेट इनकम फ्रॉम बिजनेसेस एंड पार्टनरशिप्स, यदि आप कुछ और बिजनेसेस रन करते हैं, या आपके पास रियल एस्टेट है, या आपके पास फार्म्स हैं, वो सब इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अदर टैक्सेबल इनकम, पेंशन आती है क्या कुछ, या फिर कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स आते हैं क्या, ये सब इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैंडेटरी all taxes, mandatory withholdings, and paid or withheld income tax, state tax। so कुछ अमाउंट जो आपका टैक्स में डिडक्ट होता है, कुछ अमाउंट जो आपका TDS में डिडक्ट होता है, वो अमाउंट आप यहाँ पे डाल दीजिए, और फिर उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई यहाँ पे हमारा इनकम टैक्स हो गया, हमारा TDS डिडक्ट हो गया, ये सब इन्फॉर्मेशन डिडक्ट हो गया, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट। ये हो गया एक। एलिमनी रिसीव, यदि कुछ एलिमनी आपको रिसीव हो रही है, तो वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, तो वो सब इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यदि आपको कुछ हाउ सपोज करो कई बार ग्रैंड पेरेंट्स कुछ देते हैं आपको, तो वो इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई हमारे फादर, ग्रैंडफादर ये इनकम पर मंथ हमको देते हैं, राइट। मनी गिवन टू देम और पेड ऑन देयर बिहाफ, यदि आपने अपने फैमिली मेंबर्स के बिहाफ पे कुछ पेमेंट किया है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो सी ये सब काफी सारे स्टेटमेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। कई बार आप एक एक चीज को देखेंगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। एक दो चीजों के लिए मुझे भी क्वेश्चंस आए थे। मैंने क्या किया, सिंपली मेरे को ये नहीं पता था कि विथहोल्डिंग क्या होता है, तो मैंने सिंपली गूगल पे सर्च किया व्हाट इज विथहोल्डिंग, एंड आई रियलाइज कि दिस इज द टैक्स दैट इज बीइंग डिडक्टेड फ्रॉम माय सैलरी, दिस इज द TDS बीइंग डिडक्टेड फ्रॉम माय सैलरी। तो ये सब बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। एक साथ आप इतने सारे क्वेश्चन देखेंगे तो कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं। इसमें दो चीजें भी है, एक और तरह के एसेट्स हैं। कई बार सी ये तो हमने पूरा देखा, पेरेंट्स की इनकम और पेरेंट्स के एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात हो गई, पेरेंट्स के एसेट्स के बारे में बात हो गई, पेरेंट्स के एक्सपेंसेस के बारे में बात हो गई। नीचे एक ऐसा भी सेक्शन है जहाँ पे स्टूडेंट्स की इनकम के बारे में बात हो रही है। बच्चे भी कई बार कुछ जॉब्स करते हैं या कहीं ना कहीं कुछ इंटर्नशिप्स करते हैं। US में तो बहुत ज्यादा हाई स्कूल स्टूडेंट्स जो है वो कुछ ना कुछ जॉब्स करते हैं, तो उनका खुद का भी कुछ इनकम रहता है, उसके बारे में वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखते हैं। स्टूडेंट्स के खुद के भी कुछ एसेट्स रहते हैं। कई बार दादाजी ने अपने पोते के लिए एक प्रॉपर्टी लिख दी, राइट, दैट इज अ स्टूडेंट्स एसेट, तो उसका नाम स्टूडेंट एसेट में आना चाहिए, राइट। एक ये जो फाइनल सेक्शन है जिसमें लिखा हुआ है स्पेशल सर्कमस्टांसेस, यहाँ पे आप ऐसी कुछ भी चीज लिख सकते हैं जो कि आपको लगता है कि ये मुझे बताना चाहिए CSS प्रोफाइल को, यूनिवर्सिटी को, क्योंकि ये कहीं पे भी पूछा नहीं गया। जैसे कि मेरे घर पे एक, अभी ये क्वेश्चन हालांकि पूछा जाता है कि आपके मेडिकल एक्सपेंसेस क्या है, बट फिर भी यदि आपको लगता है कि जैसे कोई किसी के यहाँ पे कैंसर पेशेंट है,
या कुछ ऐसा बहुत बड़ा एक्सपेंस है जो आप कहीं पे भी लिख नहीं पाए या फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो उसको बहुत ही कम शब्दों में आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये एक सेक्शन है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस का, इसको आप अच्छे से यूज कीजिए, बिकॉज ये आपको अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करने के काम आएगा, राइट? ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट्स अबाउट सीएसएस प्रोफाइल है, 6 पॉइंट्स मेरे पास हैं। नंबर 1 इज you are required to submit your income, assets, expenses and liabilities on CSS profile, yours and the students. So सभी का income और assets, expenses और liabilities, ये चारों information के बारे में आपको बहुत clear understanding होना चाहिए। The college will consider the income and assets of both the students and parents and then decide the EFC. So यदि आपको ऐसा लगता है कि अरे मैं खुद से ये ऐड कर दूं कि भाई मेरे को $25,000 पे करना है कॉलेज के लिए, ऐसा नहीं होता है। सीएसएस प्रोफाइल खुद ये अमाउंट कैलकुलेट करता है, आपको तो केवल अपनी सारी इंफॉर्मेशन डालना है उसमें, फिर सीएसएस प्रोफाइल खुद से वो कैलकुलेट करके आपको नहीं भेजेगा, वो डायरेक्टली कॉलेज को भेजेगा कि देखो ये फैमिली ने इतना इतना सब रिपोर्ट किया है, हमें लगता है, सीएसएस प्रोफाइल को लगता है कि ये फैमिली इतना पे कर सकती है। यही नहीं, यदि आप कुछ लिख रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना पड़ेंगे। तो यू हैव टू सबमिट योर टैक्स फॉर्म्स, आपने क्या टैक्स पे किया है, आपको अपनी सैलरी स्टेटमेंट्स या आपकी इनकम स्टेटमेंट्स वहां पे पुट करना पड़ेगी, आपको अपने बैंक स्टेटमेंट्स वहां पे पुट करना पड़ेंगे। एक ऑनलाइन फॉर्म रहता है आईडॉक, तो जब आपको ये फॉर्म सबमिट करना पड़ेंगे तब आईडॉक का आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, एंड देन सबमिट दीज ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स थ्रू द आईडॉक पोर्टल। If you make a mistake on CSS profile, you can correct that. But एक चीज का ध्यान रखिए, एक बार CSS प्रोफाइल सबमिट हो गई तो फिर आप केवल कॉलेजेस को भेज सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि एक कॉलेज को मैंने थोड़ा एडिट करके फिर भेज दिया, दूसरे कॉलेज को थोड़ा और एडिट करके मैंने फिर भेज दिया, ऐसा नहीं होता है। आपने एक बार CSS प्रोफाइल बना ली तो फिर बस आपको उसे भेजते रहना पड़ेगा दूसरे दूसरे कॉलेजेस में। हर कॉलेजेस के लिए अलग अलग CSS प्रोफाइल नहीं बनती है, राइट? क्योंकि कई बार हमको लगता है कि अरे इस कॉलेज में मेरे को फुल एड मिली तो ही जाऊंगा, इस कॉलेज में मेरे को फुल एड नहीं मिली लेकिन थोड़ी बहुत भी स्कॉलरशिप मिल गई तो मैं चला जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। हर जगह पे क्या आपके फाइनेंसेस चेंज हो रहे हैं? दोनों जगह पे नहीं हो रहे हैं ना। तो एक बार सीएसएस प्रोफाइल कर दी, फिर आप केवल एक चीज कर सकते हैं, आपको यदि कुछ लग रहा है कि अरे ये मैंने एरर कर दिया था, तो आप एक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं टू करेक्ट योर सीएसएस प्रोफाइल। पे अटेंशन टू करेंसी, ये वाला मैंने पॉइंट तीसरी बार बता रहा हूँ, बट फिर भी आप ध्यान रखिए, मैंने देखा है कई पेरेंट्स गलती करते हैं, कई बार वो बोलते हैं यूएस डॉलर में फिल कर दिया और सारे अमाउंट्स रुपीज में डाल देते हैं। यदि रुपीज के अमाउंट को कॉलेज यूएस डॉलर समझेगा तो आपकी इनकम 80 टाइम्स हो जाएगी, राइट? विच इज लाइक आपका पूरा फाइनेंशियल पूरा वो चेंज हो सकता है। तो ध्यान रखिए कि आप कौन सी करेंसी यूज कर सकते हैं। एंड एक फाइनल पॉइंट यह है कि अंडर रिपोर्टिंग या ओवर रिपोर्टिंग ना करें, दोनों में नुकसान है। यदि आपने अपने फंड्स अंडर रिपोर्ट कर दिए, प्लीज अंडर रिपोर्टिंग मत करें। अंडर रिपोर्ट करें तो कॉलेजेस आपको डिनाई भी कर सकते हैं कि अरे इनके पास फंड्स ही नहीं है, ये 4 साल कॉलेज में कैसे सस्टेन करेंगे, राइट? कई बार फैमिली सोचते हैं कि अरे अपन अंडर रिपोर्ट कर देते हैं, ज्यादा स्कॉलरशिप मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। दूसरा ये कि आप ओवर रिपोर्टिंग भी ना करें। कई फैमिली सोचते हैं कि अरे यार अपने पास थोड़े फंड्स कम है, अपन थोड़ा सा बढ़ा के दिखा देते हैं ताकि अपनी प्रोफाइल स्ट्रांग लगे। नहीं, जो है वो सही सही बोल दीजिए, वही सबसे सही तरीका है। अंडर रिपोर्टिंग ओवर रिपोर्टिंग दोनों ही हार्मफुल है। एंड फाइनली कुछ, अब मैं एक और टाइप का, तो ये हो गया सीएसएस प्रोफाइल। थोड़ा मैंने फास्ट कहा है, बट इसमें से कुछ कुछ चीजें हैं जो शायद आपको समझ में आई होगी, कुछ कुछ चीजें नहीं समझ में आई होगी। ये वीडियो हमने रिकॉर्ड किया, यूट्यूब पे भी डाल देंगे, आपको लिंक भी भेज देंगे, तो चाहे तो आप वापस से इसको देख सकते हैं। ये हो गया कॉलेज स्पेसिफिक फॉर्म्स। कॉलेज स्पेसिफिक फॉर्म्स यानी कि वो फॉर्म्स काफी सारे कॉलेजेस सीएसएस प्रोफाइल नहीं मांगते। वो बोलते हैं कि भाई हमारा ये खुद का सिंपल सा फॉर्म है, आप यही फिल कर दीजिए। तो जैसे एक मैंने सेंटर कॉलेज का एक एग्जांपल लिया। सेंटर कॉलेज का खुद का एक सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंस है, विच इज अ वेरी सिंपल फॉर्म। केवल 4-6 इन्फॉर्मेशन वो उसमें पूछते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अलावा वो ये पूछते हैं कि स्टूडेंट्स के कितने फंड्स हैं। पेरेंट्स के फंड्स की बात अलग है, स्टूडेंट्स के खुद के कितने फंड्स है वो यहाँ पे लिख दीजिए। प्रोजेक्टेड सपोर्ट 2023-24 में कितना रहेगा, उसके अगले साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल, अगले 4 सालों में स्टूडेंट अपने खुद की अर्निंग से, जैसे अभी हमारे ऑफिस में एक इंटर्न है, वो खुद एक स्टूडेंट है और उसको सैलरी मिलेगी, तो वो यहाँ पे डाल सकता है कि मेरा इतना फंड्स है इस साल में, अगले साल में मेरा इतना फंड्स है। दूसरा हो गया पेरेंट के कितने फंड्स हैं। पेरेंट 1
डैड के और मॉम के, पेरेंट टू के, तो दोनों पेरेंट्स के यहाँ पे फंड्स आप डाल सकते हैं। एक नीचे वाला पार्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट पेरेंट वन एंड पेरेंट टू यहाँ पे आएगा। देन आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है क्या स्टूडेंट को? जैसे कई बार आपके चाचा रहते हैं या बुआ रहती है यूएस में, मासी रहती है यूएस में, वो बोलते हैं कि देखो $5,000 तो मैं यहाँ से उसको भेज दूंगी, डोंट वरी, तो वो एक स्पॉन्सर हो गया। तो यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। कई कॉलेजेस स्पॉन्सर का एक प्रॉपर लेटर मांगते हैं, तो सिंपल लेटर है, आई एम दिस पर्सन अंकल और आंट एंड वी आर रेडी टू पे $5,000 पर ईयर टू दिस स्टूडेंट फॉर देयर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। ऐसा सिंपल सा एक लेटर बना के आप इसके साथ भेज सकते हैं। हर साल का यहाँ पे डालना पड़ेगा। एंड इसी तरह से स्पॉन्सर वन, स्पॉन्सर टू, एंड फाइनली गवर्नमेंट के क्या फंड्स हैं, राइट? क्या गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप कुछ प्रोवाइड कर रही है? ये फॉर्म काफी सिंपल है। कॉलेज स्पेसिफिक फॉर्म में वो आपसे स्ट्रेट अवे पूछ रहे हैं कि भाई आप कितना 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 पे करने वाले हो। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और इसमें आपको कुछ कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। सीएसएस प्रोफाइल काफी कॉम्प्लिकेटेड है, काफी इलैबोरेट है, उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट करना पड़ती है। इसीलिए जो कॉलेजेस यूजुअली जो कि नीड बेस्ड एड प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो ये वाला फॉर्म यूज करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि देखो फैमिली अपने आप से जो रिपोर्ट कर देगी उसको हम सही मान लेते हैं, और उसके हिसाब से हम अपना एडमिशन डिसीजन दे देंगे। यदि फैमिली ने बोला कि हम केवल $20,000, केवल नहीं, यदि हम $20,000 पर ईयर पे कर सकते हैं, और कॉलेज को लगता है कि नहीं ये तो बहुत कम है और हम लोग के इंस्टीट्यूशन के हिसाब से ये $20,000 पर ईयर इनफ नहीं है, तो वो बोलेंगे कि थैंक यू बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू ऑफर यू एडमिशन। आप सोचेंगे कि अरे इन्होंने मेरे को डिनाई क्यों कर दिया, मेरी तो सबसे स्ट्रांग प्रोफाइल थी। उन्होंने इसलिए डिनाई कर दिया क्योंकि आपने फंड्स नहीं दिखाए। फिर उसके बाद का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जब आप बोलते हैं कॉलेज को कि अरे मेरे पास थोड़े और फंड्स आ गए, फिर कॉलेज बोलेगा कि ये कहाँ से आए, और फिर वो कॉम्प्लिकेट करता है चीजों को, राइट? कॉलेज आर लाइक कि पहले आपने क्यों नहीं बताया, आप यू कैन नॉट डू दीज थिंग्स, इट जस्ट अफेक्ट्स योर होल क्रेडिबिलिटी, राइट? तो मैं फिर से यही बोलूंगा कि अंडर रिपोर्टिंग मत करें यहाँ पे। ये फॉर्म कॉलेज स्पेसिफिक फॉर्म में एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द फॉर्म ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट हो जाएगा कि भाई इस स्टूडेंट का प्रोजेक्टेड सपोर्ट 4-5 चीजें ऐड करके कितना है, $20,000, $25,000, $30,000, वॉट एवर इट इज, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स, राइट? सो यहीं पे मैं अपनी प्रेजेंटेशन एंड करता हूँ। बहुत मजा आया मुझे ये प्रेजेंट करके, हिंदी में बात करके। आई हैड रियली लॉट ऑफ फन, इजी टू स्पीक, इजी टू, ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ता है। तो थैंक्स सो मच